दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के संबंध में कि सक्षमता परीक्षा 5 आ रहा है और ये लास्ट सक्षमता परीक्षा है, तो क्या ऐसे में नियोजित शिक्षकों को क्या करना चाहिए, नियोजित शिक्षकों के संबंध में अभी क्या काम हो रहा है, या फिर नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा ही बेहतर है। जो भी जैसा देखिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अभी नियोजित शिक्षकों को नए वर्ष में प्रमोशन का जो है वो विशिष्ट से ऊपर अभी प्रमोशन की बात हो रही है नियोजित शिक्षकों का। और नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन का जो दौर है वो लगभग अंतिम चरण में है और ये पंचायत का जो शिक्षक है वो पंचायत सचिव से साइन करा करके फिर वो जिला को जमा करना है। जो प्रखंड शिक्षक हैं वो बीडीओ को साइन करा करके वहाँ पर फिर जमा करना है। तो प्रमोशन की बात हो रही है, तो इसमें प्रमोशन के मामले में जो नियोजित शिक्षक हैं वो सारे शिक्षकों पर भारी हैं। तो आप किसी भी एंगल से यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षक किसी से कम है, या सक्षमता परीक्षा अगर किसी नियोजित शिक्षक ने नहीं दिया है तो वो कोई गलत काम किया है, ये आप नहीं कह सकते हैं। और नियोजित शिक्षक ही अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए प्रमोशन के बाद बात आती है ईपीएफ का, समझ गए। ईपीएफ से पहले बात कर लेते हैं वरीयता का। देखिए वरीयता के क्रम में भी नियोजित शिक्षक जो हैं वो सारे शिक्षकों से ऊपर है। आपने लेटर भी देखा होगा, अखबार के माध्यम से पढ़ा भी होगा, सोशल के मीडिया के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को आपने जाना भी होगा कि वरीयता का जो क्रम है, वरीयता का जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें नियोजित शिक्षक जो हैं वो सारे शिक्षकों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पर जाकर के बैठे हैं। आपने देखा होगा स्कूल में कि अगर आपके विद्यालय में प्रधान शिक्षक हैं और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक हैं, उसके बाद नियोजित शिक्षक हैं, तो प्रधान शिक्षक के बाद दूसरा जो कॉलम है वो नियोजित शिक्षकों का है। वहाँ नियोजित शिक्षक हाजिरी बनाएंगे, उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक हाजिरी बनाएंगे, उसके बाद फिर विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी के माध्यम जो शिक्षक हैं वो होंगे। तो वरीयता के मामले में भी नियोजित शिक्षक जो है वो सबको पछाड़ते हुए आगे है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे कोई शक्ति है, कोई कारण है? हाँ, बस एक नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है, नियोजित शिक्षकों की जो नियमावली है वही अब काम करना शुरू कर दी है। वो काम रुकी हुई थी उस पर और ये काम जो है वो शुरू हो गई है। कारण कि पहले वरीयता का कोई मामला ही नहीं था, तो इस चलते नहीं चर्चा होती थी। नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक कोई थे नहीं, सब विद्यालय में जो सीनियर थे वो प्रभार में थे, तो ये सब चल रहा था। लेकिन अब विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्तियाँ हुई, तो अब तो वरीयता का मामले में होगा। तो और उसके बाद फिर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक भी बहुत सारे शिक्षक बने हैं। तो यहाँ पर यह हो गया कि पहले प्रधान शिक्षक, उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक, फिर विशिष्ट शिक्षक, फिर बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 टीआरई 2 के जो भी शिक्षक हैं वैसे होगा। ठीक है, तो ये इसके मामले में भी चलिए प्रमोशन का देख लिया है आपने। उसके बाद आपको वरीयता मैंने समझ दिया। उसके बाद अब चलिए बात करते हैं नौकरी सिक्योर है या नहीं। क्या अगर हम सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या नौकरी सिक्योर है या नहीं है? आपके मन में क्या लगता है कि नौकरी चली जाएगी? नहीं, नौकरी बिल्कुल सिक्योर है ना। नौकरी में कहीं कोई आंच नहीं आने वाला है। वर्तमान शर्तों पर, वर्तमान जो शर्तें हैं विशिष्ट शिक्षक बनने का यानी राजकर्मी बनने का, वो शर्तों पर अगर कोई बनना चाहता है, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहता है, तो वो दे सकता है सक्षमता परीक्षा। एक परीक्षा बचा हुआ है, अगर कोई चाहे तो वो दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई सक्षमता परीक्षा दे दिया है लेकिन वो चाहता है कि हम नियोजित शिक्षक ही बने रहें, तो वहाँ पर यह नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको काउंसलिंग कराने का कोई बाध्यता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं दें, है ना, जैसे सक्षमता पास कर लिए लेकिन हम नियोजित शिक्षक ही ठीक है, तो आप नियोजित शिक्षक ही बने रह सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई तरह का झमेला नहीं है। यानी कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा आपने दिया है तो आपको हर हाल में नियोजित विशिष्ट बनना ही होगा। यहाँ पर ऐसा कोई माने प्रतिबंध नहीं है कि आपको बनना ही पड़ेगा, या फिर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको बनना पड़ेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप बने रहना चाहते हैं या नहीं बने रहना चाहते हैं। ठीक है, तो नौकरी में पहले लोग कहते थे कि नौकरी में डर है, नौकरी चली जाएगी, ये होगी। अब ये बात खत्म हो गई। अब कोई चर्चा करने वाला है? अब कोई कहता है कि नौकरी चली जाएगी अगर आप सक्षमता नहीं दीजिएगा? तो नहीं ना, समाप्त हो गया ये डर। क्योंकि हम लोगों ने इसकी आवाज़ को बहुत उठाया है और जितने भी शिक्षक साथी भाई बहन हमारे हैं
उनको मैं यही कहूँगा कि सही और बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें, क्योंकि जो चीज़ हम बनाते हैं, जो मटेरियल को लेकर के हम आते हैं, बाद में आप देखिएगा कि 1 घंटा 2 घंटा के बाद वो लोग फिर वीडियो से ले करके फिर उसी मैटर को नियोजित शिक्षकों के संबंध में वो लोग डालते हैं। आप देखते होंगे कि आप पहले मैंने ही कहा था कि ईपीएफ की राशि बढ़ेगी, ये सब, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सभी जगह होने लगे ना वास्तव में ईपीएफ की राशि बढ़ेगी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और मैं आज ये भी बताऊंगा आपको कि ईपीएफ की राशि कितनी बढ़ेगी, समझ गए? ईपीएफ की राशि आपको कितना बढ़ेगा, ट्रांसफर का क्या होगा, सारा कुछ हम बताते हैं। लास्ट तक आप वीडियो को देखिए, सारी जानकारियां आपको हो जाएगा। तो मैंने प्रमोशन का बात कर लिया, नौकरी सिक्योर है उसका बात कर लिया, वरीयता का बात कर लिया। अब देखिए प्रमोशन का एक चीज आप ध्यान लीजिएगा, आपने शिक्षा मंत्री को सुना होगा, रिक्ति के आधार पर होगा, यानी कि अभी आपको मिलेगा लाभ, लेकिन आप अपने विद्यालय में रहिए, जब रिक्ति वहां होगा तो फिर आपको यहां से फिर वहां किया जाएगा, है ना, ट्रांसफर मतलब किया जाएगा। तो नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपने कैडर में ही रहेंगे, वो अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का जो ट्रांसफर होगा ना, विद्यालय से बाहर भी होगा। विद्यालय से बाहर ही नहीं होगा, प्रखंड से बाहर हो जाएगा इनका ट्रांसफर, क्योंकि जहां रिक्ति रहेगी, एक लाइन में कहा गया है कि जहां रिक्ति रहेगी वहां जाना होगा। तो राज्य कैडर जिला कैडर के शिक्षक हैं कौन, विशिष्ट शिक्षक, तो इनको छोड़ना ही होगा। इसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में बना करके लाऊंगा कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर और विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर का रूल क्या होगा, ट्रांसफर में किनको कहाँ जाना होगा, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम इकट्ठा करके फिर हम आपके पास लाएंगे। अब आते हैं हम ईपीएफ की राशि पर, है ना, कि ईपीएफ की राशि में सरकार का अंशदान बढ़ेगा। ईपीएफ की राशि के बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं कि 2014 से ही जो राशि बढ़ी है वो वैसे ही है, उस पर आगे ना हुआ ना पीछे हुआ। उसी के बाद फिर नियोजित शिक्षकों के साथ भी ये हुआ। अब हुआ कि नहीं, अब 10 वर्ष से ऊपर हो गया है, इसमें फेरबदल किया जाए, यानी कि इसमें फेरबदल होगा। अब ईपीएफ की राशि जो है ना, वो शिक्षकों का जो है वो 3000, शिक्षक का पहले हम लोग कितना कट रहा था, 1800, अब 1800 नहीं कटेगा, अब आपका कटेगा 3000 रुपया, शिक्षकों का कटेगा 3000 रुपया, और 3000 रुपया जो है वो गवर्नमेंट देगी, समझ गए, ईपीएफ की राशि में, यानी कि अब हो जाएगा कितना, 6000 रुपया। आपका प्रति वर्ष ईपीएफ में 6000 रुपया की कटौती होगी, जिसमें 6000 गवर्नमेंट भी दे, 3000 गवर्नमेंट देगी और 3000 आपका होगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें का बेहतर जानकारी के लिए हमेशा मेरे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। और इस और क्या कहना चाहते हैं नियोजित शिक्षकों के संबंध में या फिर किसी भी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में, अगर आप कोई और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा। और बहुत सारा मेरा रील भी है, छोटा छोटा चलता है शॉर्ट्स, उसको भी देखिए, उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ ऐड रहती है, इसलिए अपना प्यार अपना आशीर्वाद उस पर लुटाइए। और हर हाल में मैं यही कहूँगा कि हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर हाल में एनी हाउ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो अगर जितने भी नियोजित हों, विशिष्ट हों या प्रधान शिक्षक हों या फिर हमारे छोटे भाई TRE 1 TRE 2 TRE 3 से आए हैं, जो भी शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना चैनल है, भरोसेमंद चैनल है, और इस पर सिर्फ बातें होती हैं शिक्षा जगत की, विद्यालय परिवार का। इसमें यह नहीं कि सिर्फ नियोजित की बात होती है, ये नहीं कि सिर्फ विशिष्ट की बात होती है, ये पूरे विद्यालय परिवार की बात होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। ट्रांसफ़र का बात छूट गया था, मैं आपको ऐड कर देता हूं कि ट्रांसफ़र जो है वो मार्च अप्रैल से होगा, और ऐसे प्रमोशन जब लीजिएगा तो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वहीं से शुरू हो जाएगी। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें लगे कि हमारे दोस्त, हमारा साथी, हमारा भाई जो है यहाँ तक हमारी बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और निश्चित रूप से हम आपसे जुड़ी हुई खबर हम जरूर चलाएंगे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।